तो आप सभी को नमस्ते प्रणाम। मैं आपका अपना ठाकुर प्रखर सिंह और रात के 10 बज चुके हैं और कहानी का जो सिलसिला है बदस्तूर जारी है। आज की कहानी शुरू करूँ उससे पहले अभी जस्ट कहीं से आ रहा हूँ और सच बताऊँ तो ठंडी इतनी लग रही कि एक तरह से कांप रहा हूँ। तो हो सकता है कि कहानी के बीच में वैसे तो प्रयास पूरा रहेगा कि ऐसी कोई दिक्कत ना हो, लेकिन अगर जबान की लड़खड़ाहट आपको कुछ देखने को मिले तो समझ जाइएगा कि ठंडी का असर है। चूँकि कहीं बाहर गया था बाइक चला के, जैसे स्टूडियो में आया, आने के बाद अब वीडियो बना रहा हूँ, चूँकि टाइम भी हो गया और घर जाने का मौका नहीं मिला। बहरहाल ये चीज़ें तो होती रहती हैं, ठंडी गर्मी बरसात लगी रहेगी। अब आते हैं आज की कहानी की बात करते हैं। और आज की कहानी की शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश का एक ज़िला बांदा, और इसी बांदा ज़िले में एक गांव लगता है, सत्यन्याय गांव। और इसी गांव में एक परिवार रहा करता था। परिवार ठीक ठाक मीडियम फैमिली, जैसे हर घर में हर परिवार में बाकी चीज़ें होती हैं वैसी चीज़ें इस परिवार में भी थी। और इसी परिवार में एक 29 साल का लड़का रहा करता था जिसका नाम था अरुणेश। अरुणेश वैसे तो किसानी का काम करता, लेकिन भाजपा से भी जुड़ा हुआ था। अब इस टाइम भाजपा यूपी में पावर में भी है, तो ठीक ठाक आसपास के लोग सम्मान करते थे, इज्जत थी, रुतबा था। जो भाजपा युवा मोर्चा है उसका ये मेंबर था। तो ठीक ठाक ज़िंदगी इसकी चल रही थी। किसानी और बाकी कामों से थोड़ी बहुत कहीं ठेकेदारी का काम मिल जाता तो उससे भी घर का खर्च चल जाता, बाकी चीज़ें चलती रही। वक्त के साथ साथ अरुणेश ने अपने नाम, अपनी मकबूलियत, अपनी शोहरत, ये तमाम चीज़ें भी ठीक ठाक कमाई। लेकिन इसी बीच अभी इसी दिसंबर महीने की बात है, जो अरुणेश था अचानक से घर से गायब हो जाता है। अब अरुणेश अचानक से बिना घर पे बताए कहीं चला गया। माँ बाप परेशान हुए। परेशान होने के बाद उन्होंने फ़ोन करना शुरू किया कि अरुणेश कहाँ चला गया, क्या हो गया। फ़ोन किया तो फ़ोन लगा नहीं। अब जब फ़ोन नहीं लगा तो फिर घर वाले और परेशान। उन्होंने अब दोस्तों से पता करना शुरू किया। अब जब दोस्तों से पता करना शुरू किया तो दोस्त भी बताते हैं कि अंकल हमें जानकारी नहीं है और अरुणेश से कल से बात भी नहीं हुई। अब माँ बाप और परेशान हो रहे हैं। जहाँ वो काम करता था वहाँ भी पता कर लिया, इत्तेफाक से वहाँ भी अरुणेश के बारे में किसी के पास कोई जानकारी नहीं। अब इधर दिन भर परिवार वाले अरुणेश को खोजते रहते हैं, फ़ोन करते रहते हैं, ना ही फ़ोन लगता है, ना ही अरुणेश का कुछ पता चलता है। देखते देखते पूरे गांव में खबर फैल गई कि एक 29 साल का लड़का जिसका नाम है अरुणेश अपने घर से गायब है। गांव वालों ने तरह तरह की बातें करनी शुरू की कि कहीं चला गया होगा, परिवार की कोई टेंशन रही होगी। लेकिन इधर माँ बाप परेशान होते हैं, अपने तरीके से खोजते रहते हैं, दोस्तों से, रिश्तेदारों से, अलग अलग जगहों पर पता करके देख लिया। लेकिन जब अरुणेश का कहीं कुछ पता नहीं चलता तो अंत में थक हार कर जो माँ बाप थे पहुँच जाते हैं पुलिस स्टेशन। और पहुँचने के बाद अरुणेश की मिसिंग कंप्लेन दर्ज करवा देते हैं। कंप्लेन दर्ज करवाते हुए कहते हैं कि सर, मेरा 29 साल का बेटा है अरुणेश और अचानक से घर से गायब हो गया है और उसका फ़ोन भी नहीं लग रहा, फ़ोन स्विच ऑफ है। पुलिस वालों ने जब ये बात सुनी तो जब उम्र के बारे में सुना कि 29 साल का लड़का और फ़ोन भी ऑफ है और कहीं गायब हो गया, तो पुलिस वालों ने जो हर बार करते हैं वही जहन में आया कि अब 29 साल का लड़का है, कहीं गया होगा, आ जाएगा 1-2 दिन में घूमने फिरने, दोस्तों के साथ होगा। ये भी पूछा कि क्या परिवार में कोई रंजिश थी, कोई कला थी। लेकिन जब किसी ने कुछ ऐसी बातें नहीं बताई तो उन्होंने कहा कि जब कोई टेंशन नहीं है, किसी से दुश्मनी नहीं है, कोई रंजिश नहीं है, तो अपने हिसाब से कहीं गया होगा, जाने के बाद आ जाएगा। बहरहाल जब पुलिस वालों ने ये बात परिवार वालों को समझाई तो उन्हें भी लगा कि शायद उतनी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, ये उम्र ही ऐसी है कि बच्चे बगावती हो जाते हैं। माँ बाप अपने आप को मन मार कर वापस आ जाते हैं इस उम्मीद में कि शायद 1-2 दिन में आ जाए। उसके बाद खोजबीन अपने तरीके से करते रहते हैं। लेकिन जैसे इस घटना का एक दिन गुजरता है, यानी जिस तारीख को अरुणेश गायब हुआ था उसका अगला दिन जब आता है, अचानक से एक फ़ोन पुलिस थाने जाता है और फ़ोन करने वाला शख्स सामने से कहता है कि सर, यहाँ पे एक लाश पड़ी हुई है। अब जैसे ही लाश के बारे में कोई फ़ोन आता है तब पुलिस वालों के हाथ पाँव फूले। अब वो भी वहाँ से उठते हैं, उठने के बाद फ़ौरन आनन फान में पहुँचते हैं। पहुँचने के बाद अब देखते हैं बॉडी एक 30-32 साल के लड़के की। बॉडी को अपने कब्ज़े में लिया। लेने के बाद बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और साथ ही उस बॉडी की जो तस्वीरें थी अलग अलग जगहों पे भेजी और साथ ही उनके जो रिकॉर्ड्स थे, जो मिसिंग वगैरह दर्ज थी, उनसे जब मैच कराया तो मैच कराने के दौरान जो अरुणेश था उससे ये बॉडी मैच हो जाती है। यानी एक लड़का जिसको पुलिस वाले मान रहे थे कि यूँ ही कहीं चला गया होगा, वो लाश की शक्ल में पुलिस वालों के सामने लेटा था। यानी अरुणेश की एक दिन पहले ही हत्या हो चुकी थी।
फ़ौरन बॉडी का पोस्टमार्टम कराया जाता है। पोस्टमार्टम कराने के बाद अब एक बार तो पुलिस वाले कह चुके थे कि आ जाएगा, अब किस मुंह से ये फ़ोन करके बताएं कि लाश मिली है, आइए बॉडी ले जाइए। बहरहाल फ़ोन करते हैं, माँ बाप को बताते हैं कि अवधेश की लाश मिल गई है और आइए और हत्या के सिलसिले में अज्ञात लोगों के खिलाफ FIR दर्ज करवाइए, जो नियम है, और साथ ही अब बॉडी पोस्टमार्टम के बाद लेके जाइए और अंतिम संस्कार कीजिए। पुलिस वाले फ़ोन करते हैं, माँ बाप का इधर एक तरह से जीना हराम कि ये क्या हो गया, अब क्या करें बेचारे। रोते गाते पहुंचते हैं और सबसे दिक्कत की बात ये थी कि जो अवधेश था उसकी 7 महीने पहले शादी हुई थी। दिसंबर की ये बात है तो जोड़े तो वही अब मार्च अप्रैल में उसकी शादी हुई थी। अब शादी होने के बाद अभी नई नवेली बहू घर में आई थी, खुशियाँ बढ़ी थी कि अचानक से जवान बेटे की मौत। माँ बाप की एक तरह से रीढ़ की हड्डी टूट गई। फिर भी जैसे तैसे आते हैं, आने के बाद बॉडी कब्जे में लेते हैं। कब्जे में लेने के बाद बॉडी को लेके जाते हैं, उसका अंतिम संस्कार कर देते हैं। लेकिन अब चूंकि एक 29 साल के लड़के की इस तरह से लाश मिलना और दूसरा ये भाजपा के एक युवा मोर्चा से जुड़ा हुआ, तो फ़ौरन ये मामला तूल पकड़ लेता है। पुलिस वाले फ़ौरन अब इस मामले को बड़ी गंभीरता से लेते हैं, जांच पड़ताल शुरू करते हैं। सबसे पहले परिवार वालों से पूछताछ करते हैं कि कौन कर सकता है। तो जब परिवार वालों से पूछताछ की तो परिवार वालों ने कहा कि अब मुझे पता ही नहीं साहब कि मेरे बेटे की किसी से क्या दुश्मनी हो, तो सबसे हंस के मिलता था, बेचारा सबके कंधे से कंधे मिला के खड़ा रहता था, सबकी मदद करने को तैयार रहता था। मेरे बेटे के साथ कौन ऐसा करेगा। आसपास के लोगों से भी पूछा कि क्या किसी से कोई दुश्मनी थी। आसपास के लोगों ने भी कह दिया कि नहीं साहब, किसी से कोई दुश्मनी नहीं। दोस्तों से भी पूछताछ की कि क्या आपस में कभी कोई विवाद हुआ था, कोई टेंशन, कोई झगड़ा, कोई लड़ाई। ये तमाम चीज़ें पुलिस वाले पता करते हैं, लेकिन इन तमाम चीज़ों में ना ही कोई ऐसी बात पता चली, ना ही परिवार वालों ने, ना ही दोस्तों ने, ना ही रिलेटिव्स ने किसी पे कोई शक जताया। एक दिन गुजर गया और इतनी ही देर में पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई। और उस पोस्टमार्टम रिपोर्ट को जब पढ़ा गया तो जो चीज़ें उस पोस्टमार्टम रिपोर्ट में लिखी थी वो अपने आप में बेहद हैरान करने वाली और बहुत भयानक कत्ल की निशानियाँ बयान थी उसमें। दरअसल सबसे पहले अवधेश के गले को दबाने की कोशिश की गई किसी रस्सी जैसी चीज़ से। थोड़ी देर तक दबाने की कोशिश की गई, लेकिन जो कत्ल हुआ वो गला घोट के नहीं हुआ, यानी सिर्फ दबाने की कोशिश हुई। उसके बाद एक नुकीली चीज़ से गर्दन पे वार किया गया, चाहे कोई सुआ हो, चाहे कोई सुई हो, कोई कील हो, ऐसी चीज़ से। उसके बाद उस नुकीली चीज़ को सीने में गाड़ दिया गया और गाड़ने के बाद फिर निकाल लिया गया। तब जाके इस वजह से अवधेश की मौत हुई। यानी जिसने भी मारा था बेहद तड़पा तड़पा के मारा था। और बेहद तड़पा तड़पा के मारने का मतलब यही है कि कोई आदमी ऐसा था जो बहुत पहले से ही खुन्नस खाया था, न जाने कितने जन्मों का उसका बदला रहा हो। ऐसा कोई अचानक से झगड़े में, कोई लूटपाट में, कोई विवाद में नहीं होता। ऐसे हाल में आदमी गला काट देगा या फिर गोली मार देगा, लेकिन पहले गला दबाना, फिर गले में किसी नुकीली चीज़ को चुभो देना, फिर सीने में उसको गाड़ देना, तो अपने आप में बेहद भयानक कत्ल। अब ऐसा कत्ल जब लोगों के सामने आया तो मीडिया वाले भी अब उसमें तरह तरह की बातें करने लगे। इधर जब पुलिस वालों को कहीं कोई सबूत नहीं मिला तो इधर पुलिस वालों ने फिर उस अवधेश के मोबाइल फ़ोन को सर्विलांस पे लगाया। अब सर्विलांस पे लगाने का मतलब तुरंत कॉल डिटेल से लेके ऐसी चीज़ें आती नहीं। आप कंपनी में बात करोगे, मामले की गंभीरता बताओगे, फिर कुछ घंटों का या फिर कभी कभार कुछ दिन का प्रोसेस होता है, तब कॉल डिटेल आती है। तो फिर जब सर्विलांस पे लगाया, कॉल डिटेल निकाली, तो कॉल डिटेल में भी कोई ऐसा नंबर, कोई ऐसी चीज़ मिली नहीं। पुलिस वालों ने मोबाइल को और अच्छे से जांच पड़ताल की। व्हाट्सअप चैट से लेके फेसबुक चैट तक, इंस्टाग्राम पे पोस्ट तक, क्या लाइक है, कौन फ्रेंड हुआ, कौन अनफ्रेंड हुआ, कौन ब्लॉक हुआ, किसे ब्लॉक किया गया। तो इन तमाम चीज़ों को जब चेक किया जाता है तो जो नाम निकल के सामने आता है वो नाम अब वास्तव में बड़ा हैरान करने वाला था। दरअसल एक महिला का नाम आता है जिसका नाम होता है गीता। और ये गीता कोई और नहीं, जो अवधेश था उसके सबसे खास दोस्त देवेश नामदेव की बीवी थी, यानी रिश्ते में देखे तो उसकी भाभी लगती है। अब गीता का नाम आया तो पुलिस वाले भी सोच रहे हैं कि इसका नाम क्यों। अब नंबर है, कॉल डिटेल में भी है, चैट पे भी है, अब करें क्या। अब यहाँ से किसी से बातचीत हुई तो इस वजह से उठा भी नहीं सकते। तब पुलिस वालों ने पता करना शुरू किया कि गीता और अवधेश के रिश्ते कैसे थे। और जब ये चीज़ पता करनी शुरू की तब हैरान करने वाली चीज़ें पता चली। दरअसल गीता बीवी तो थी देवेश की, लेकिन रहती बीवी बनके इसकी थी, अवधेश की। अब पुलिस वालों को जब नाजायज़ संबंध का एंगल मिला तब एक तरह से मोटिव समझ में आ गया कि हाँ, एक मोटिव मिल सकता है।
तो अब कातिल पकड़ना थोड़ा सा आसान। फौरन देवेश और गीता को उठाया गया और अब ये कल की बात है, कायदे से कहें तो आज की ही बात है। जब उठाया गया, उठाने के बाद देवेश और गीता से पूछताछ की गई, तब दोनों ने कहा कि हाँ साहब, हमने ही मारा है। और जब पूछा क्यों, तो यहीं से फिर कहानी पहुंच जाती है लगभग 1 साल पहले। दरअसल 1 साल पहले गीता और देवेश शादीशुदा थे। अब इधर जो देवेश का दोस्त था अवडेश, बगल बगल में घर था। अवडेश अक्सर देवेश से मिलने आता। जैसे मिलने आने के दौरान कई बार ऐसा हुआ कि देवेश अपने घर पे था नहीं तो गीता ही मिलती। अब इधर अवडेश बेहद स्मार्ट, तेज तर्रार भाजपा का कार्यकर्ता, शासन प्रशासन में भी ठीक ठाक पहुँच थी। तो गीता से कहता कि भाभी कोई दिक्कत हो, कोई काम हो, आप मुझे बताओ। गीता भी शुरुआत के कुछ दिनों तक मुस्कुरा के कह देती कि ठीक है बताएंगे। लेकिन इसी दौरान वास्तव में गीता को एक काम पड़ जाता है। वो देवेश से कहता, देवेश नहीं कर पाता। उसके बाद अवडेश से कहती है, और जैसे ही गीता अवडेश से कहती है, अवडेश अपना पूरा सिस्टम लगाता है। लगाने के बाद काम कर जाता है। गीता इम्प्रेस हो गई। इम्प्रेस होने के बाद दोनों में बातचीत शुरू हो गई और बातचीत आगे बढ़ी। दोनों एक दूसरे के साथ नाजायज संबंध में आ गए, एक दूसरे के करीब आ गए। और आलम यह हुआ कि जब देवेश घर से निकल जाता तो इसके निकलने के बाद फ़ौरन अवडेश आता और पूरा दिन गीता के पास रहता। एक दूसरे के साथ तमाम अश्लील चीज़ें होती। लेकिन इसी दौरान कहते हैं कि इश्क हो या मुश्क हो, छुपाए छुपता नहीं है। तो देवेश ड्यूटी पे तो रहता, लेकिन आसपास के लोग जो मोहल्ले वाले थे, गांव के बगल वाले थे, ये तमाम लोग देखते कि देवेश चला गया और अवडेश घर भी जा रहा, तो आपस में खुसुर फुसुर शुरू हुई। एक दूसरे को लोगों ने बताना शुरू किया और ऐसे ये खबर फैलते फैलते पहुंच जाती है देवेश के कानों में कि तुम्हारी बीवी तुम्हारे जाने के बाद तुम्हारे ही सबसे खास दोस्त के साथ ऐसा करती है। अब ये चीज़ जब देवेश जानता है तो जानने के बाद पहले तो अवडेश और गीता को डांटता फटकारता है और कहता है कि भाई आपस के रिश्तों को ऐसे गंदा ना करो। गीता भी कहती है कि ठीक है, अवडेश भी कहता है कि ठीक है, लेकिन ना ही गीता मानने को तैयार थी, ना ही अवडेश मानने को तैयार था। और जब ये सिलसिला लगातार चलता रहा तो जब अवडेश की शादी हुई तब फिर देवेश ने समझाया कि अब तो तुम्हारी शादी हो गई, तुम अपनी बीवी में बिजी रहो। लेकिन अवडेश फिर नहीं मानता। तो यहीं से जब अवडेश लगातार नहीं मानता तो देवेश अवडेश को लेके मन में खुंदक रखता है कि इससे बदला लूँगा, ये मेरे परिवार को, मेरी गृहस्थी को तबाह कर रहा। तो फिर बदला लेने के लिए इसमें अपनी ही बीवी गीता को भी शामिल करता है और कहता है कि तुम फ़ोन करके बुलाओ और कहो कि मिलना है। गीता फ़ोन करती है, फ़ोन करने के बाद बुलाती है और जैसे ही अवडेश आता है फ़ौरन देवेश एक रस्सी से पीछे से उसके ऊपर हमला करता है और गला दबाने लगता है। लेकिन इत्तेफाक देखिए कि जैसे गला दबा रहा था तभी अचानक से रस्सी टूट जाती है, चूँकि अवडेश भी बचने की पूरी कोशिश करता है। और जैसे ही रस्सी टूट जाती है, आधा मर्डर हो चुका, आधा और करना बाकी है, छोड़ा भी नहीं जा सकता। मन में गुस्सा भी था, आक्रोश था। तो फ़ौरन एक कील उठाते हैं और उठाने के बाद गर्दन पे मार देते हैं। गर्दन की नब्ज़ पे जब कील लगती है तो फ़ौरन खून निकलने लगा। अब बॉडी एक तरह से पैरालाइज हो गई। उसके बाद उसी कील को इस अवडेश के सीने में ये लोग गाड़ देते हैं। जब सीने में भी गाड़ दिया और जब सीने में गाड़ा तो दिल में वो कील चुभ गई और चुभने की वजह से जो अवडेश है उसकी मौत हो गई। अब कत्ल करने के बाद दूसरा सवाल कि बॉडी का क्या करें। तो फिर ये लोग बॉडी को लादते हैं और लादने के बाद एक स्कूल की बाउंड्री के पीछे फेंक देते हैं, इस उम्मीद में कि ना ही हमने कोई सबूत छोड़ा है, ना ही कोई सुराग, और हम बच जाएंगे। लेकिन पुलिस वालों ने कायदे से जब जांच पड़ताल की तो ये पूरी कहानी निकल के सामने आई। तो फिलहाल ये थी पूरी कहानी और इस कहानी को यहीं ख़त्म करूँगा। अब आपसे कल फिर मुलाकात हुई किसी दूसरी कहानी के साथ। तब तक अच्छे रहिएगा, खुश रहिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, अपने देश का ख्याल रखिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।